नमस्कार। कभी सोचा है कि दो बिल्कुल अलग-अलग प्राचीन सभ्यताएं जीवन के सबसे बड़े सवालों के इतने मिलते-जुलते जवाबों तक कैसे पहुंच गई? आज ब्रह्म और दाव किताब से प्रेरणा लेकर हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए, प्राचीन भारत और चीन की गहरी दार्शनिक परंपराओं के सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े-बड़े दार्शनिकों को भी हैरान करता आया है। सोचिए, दो प्राचीन संस्कृतियां जिनके बीच में विशाल हिमालय की एक दीवार खड़ी थी, वो अपने-अपने तरीके से जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के इतने गहरे और एक जैसे जवाबों तक कैसे पहुंच गईं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन दोनों परंपराओं की कहानी जानेंगे। फिर उनकी परम वास्तविकता यानी ब्रह्म और दाओ को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आत्मखोज का उनका रास्ता क्या था, जिसमें योग और दाओ यीन जैसी प्रैक्टिस शामिल हैं। हम खेल में छिपे अनोखे ज्ञान को भी खोजेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये प्राचीन समानताएं आज हमारी दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। भारत और चीन पड़ोसी देश हैं, है ना? फिर भी ये बड़ी अजीब बात है कि उनकी अपनी मूल दार्शनिक परंपराओं की सीधी तुलना बहुत ही कम की गई है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? सदियों से देखे ग्रीक और भारतीय दर्शन या फिर चीनी और पश्चिमी दर्शन की तुलना तो खूब हुई है, लेकिन भारत और चीन को आमने सामने रखकर कोई गहरी व्यवस्थित स्टडी वो अब तक लगभग गायब ही थी। आज हम इसी कमी को पूरा कर रहे हैं और इसी वजह से हमें वो दिलचस्प समानताएं देखने को मिलेंगी जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं गया। और ये हमें सीधे दोनों परंपराओं के दर्शन के दिल में ले जाता है। मतलब वो परम सत्य को, इस दुनिया की असलियत को कैसे समझते थे। ये पूरी कायनात, ये सब कुछ आखिर है क्या? तो देखिए, भारत के उपनिषदों में इस परम सत्य को ब्रह्म कहा गया है। ये वो एक कभी न बदलने वाला आध्यात्मिक सार है जो इस भौतिक दुनिया का आधार है, जिससे सब कुछ पैदा होता है। वहीं चीन के दाओवादी ग्रंथों में हमें दाओ मिलता है। दाओ का मतलब है हर चीज का प्राकृतिक मार्ग या स्रोत। पर दाओ कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यिन और यांग जैसे विरोधाभासों को बैलेंस करते हुए लगातार बहने वाली एक कॉस्मिक प्रोसेस है। अब देखिए, नाम और तरीके अलग हैं, पर एक बात साफ है, दोनों ही हर चीज के एक ही मूल स्रोत की तरफ इशारा कर रहे हैं। दाओ के इस रचनात्मक, कभी ना खत्म होने वाली ताकत को महसूस करने के लिए दाओ दे जिंग की एक कविता जैसी पंक्तियां सुनिए। घाटी की आत्मा कभी नहीं मरती, उसे गहरी और दूर की स्त्री कहा जाता है। इस गहरी और दूर की स्त्री का द्वार ही स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ कहलाता है। तो ठीक है, अगर वो परम वास्तविकता है, तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि इसमें एक इंसान, एक व्यक्ति, एक मैं कहाँ है? इसका मतलब हमारे लिए क्या है? और कमाल की बात यह है कि दोनों परंपराएं एक ही बात सिखाती हैं। सच्चा स्व बाहरी दुनिया में नहीं मिलता, ना पैसे में, ना शोहरत में, ना रिश्तों में, बल्कि ये एक अंदर की यात्रा है। झूठी पहचान की परतों को एक-एक करके हटाने की प्रक्रिया, ताकि ये पता चल सके कि हम असल में कौन हैं। उपनिषदों की एक मशहूर कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ऋषि उद्दालक अपने बेटे श्वेतकेतु से बरगद का एक फल तोड़ने को कहते हैं। अंदर उसे छोटे-छोटे बीज मिलते हैं। उद्दालक उसे एक बीज तोड़ने को कहते हैं। पिता पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखा? बेटा जवाब देता है, कुछ नहीं पिताजी। तब ऋषि कहते हैं, वही जो नहीं दिख रहा, वही अदृश्य सार, पूरी दुनिया का सार है, वही सत्य है, वही आत्मा है, और वही तुम हो। लेकिन सवाल यह है कि ये अंदर की यात्रा की कैसे जाती है? क्या कोई तरीका है? और दिलचस्प बात यह है कि दोनों परंपराओं के लिए इसका जवाब काफी हद तक शारीरिक है। चलिए देखते हैं कि ये दर्शन असल प्रैक्टिस में कैसे उतरते हैं। दोनों ही संस्कृतियों ने बहुत ही गहरी प्रैक्टिसेस बनाई। भारत में योग और चीन में दाओयन। ये दोनों ही स्वास्थ्य और आध्यात्मिक बदलाव को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सफर का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का सबसे जरूरी जरिया है। और ये देखिए, ये दिखाता है कि दाओयन कितना पुराना है। ये मावांगदुई का व्यायाम चार्ट है, जो 168 ईसा पूर्व की रेशम की एक पांडुलिपि है। इसमें 44 आकृतियों को दाओयिन के अलग अलग व्यायाम करते हुए दिखाया गया है, जो बताता है कि कितना प्राचीन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पर यहाँ इनके मकसद में एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध,
यानी मन के उतार चढ़ाव को शांत करना, ताकि भ्रम से निकलकर सच्चे अछूते आत्म यानी पुरुष को महसूस किया जा सके। वहीं दूसरी ओर दाओयन का जोर शरीर की जीवन ऊर्जा, जिसे ची कहते हैं, उसे सही दिशा देने पर है, ताकि शरीर में संतुलन बने और दाओ के साथ तालमेल बिठाकर अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिले। और ये फर्क उनकी सांस लेने की तकनीकों में भी साफ दिखता है। दाओवादी अभ्यास में अक्सर धीमी, गहरी और अंदरूनी सांसों पर फोकस होता है, ताकि शरीर में ऊर्जा यानी ची को सहेजा और घुमाया जा सके। इसके बिल्कुल उलट योग की कई तकनीकें बहुत शक्तिशाली सफाई करने वाली सांसों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे भस्त्रिका या कपालभाति। इनका मकसद शरीर और मन दोनों को साफ करके ऊर्जा से भरना है, ताकि ध्यान लगाने में आसानी हो। चलिए अब एक बहुत ही आकर्षक और अनोखी समानता की तरफ बढ़ते हैं, खेल का गहरा दार्शनिक महत्व। जी हाँ, खेल। पूर्वी दर्शन की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है ज़ुआंगज़ू की कहानी। एक बार ज़ुआंगज़ू ने सपना देखा कि वो एक तितली है, और जब वो जागा तो उसे पता नहीं था कि वो ज़ुआंगज़ू है जिसने तितली होने का सपना देखा था, या वो एक तितली है जो ज़ुआंगज़ू होने का सपना देख रही है। अब ये सिर्फ एक मन बहलाने वाली कहानी नहीं है, ये चीजों के रूपांतरण पर एक बहुत गहरा सबक है। ये बताता है कि हकीकत शायद उतनी ठोस नहीं है जितनी हम समझते हैं, और मैं के चारों ओर जो दीवारें हमने खींची हैं वो शायद बस एक भ्रम है। ये हमें अपने और दुनिया के बीच की लकीरों पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। बिना मेहनत के सहजता का यही आइडिया हमें रसोइये डिंग की कहानी में भी मिलता है। वो एक बैल को इतनी आसानी से काटता है कि उसका काम एक नाच जैसा लगता है, एक तरह का खेल जहां वो अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो काम कर रहा है। वो बस दाव के बहाव के साथ बह रहा होता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, पर आज 21वीं सदी में इन प्राचीन संबंधों को समझने का मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे अक्सर एशियाई सदी कहा जाता है, जहां भारत और चीन का सांस्कृतिक और आर्थिक असर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ऐसे में उनके मूल दर्शन को समझना सिर्फ एक अकादमिक दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हमारी आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इन साझा विचारों को समझकर हम दुनिया को सिर्फ एक पश्चिमी चश्मे से देखने से आगे बढ़ सकते हैं। भारत और चीन के बीच का ये प्राचीन संवाद हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड और बेहतर वैश्विक भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना देता है। एक ऐसा भविष्य जो कई अलग अलग दृष्टिकोणों से मिलकर बना हो। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की दुनिया की चुनौतियों और मौकों से मिलता है, तो हम सब मिलकर कौन से नए दर्शन, कौन से नए रास्ते बना सकते हैं?